हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बंसल एजुकेशन हब। एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से ना सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं आगे जितनी भी वीडियोस डालूँ आपको उनकी नोटिफिकेशंस जल्दी जल्दी मिलती रहें। एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, फटाफट से ना लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, जहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट्स हैं, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट की पूरी की सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जहां मैंने आपको पूरा चैप्टर नंबर 1 बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है, विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करा है। अगर आपको वो चैप्टर समझना है तो आप मेरी वीडियोस पर जाके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैं बहुत देख दाख के आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ एंड आई थिंक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल मिस मत करना, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, मैंने जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कुछ इस तरीके से सेटअप करे हैं कि बेसिक टू हाई लेवल करे हुए हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलेंगे और फिर हाई लेवल तक जाएंगे। हमने केस स्टडी भी मैंने डाली हुई है वीडियोस में, तो जैसे जैसे हम लोग को आगे आगे बढ़ेंगे आपको बेसिकली टॉपिक समझ में आते चले जाएंगे, प्लस आपके क्वेश्चन आंसर्स भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन मैनेजमेंट। बहुत ईजी है। मैनेजमेंट को डिफाइन करो। अगर आप चाहते हो कि आप ऑथर वाइज डिफाइन करो तो आप एफ.डब्ल्यू. टेलर की डेफिनेशन भी लिख के आ सकते हैं। अगर आप सिंपली डिफाइन करना चाहते हैं तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ठीक है, तो फ्रेंड्स बेसिकली अधिकतर 2 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लिए जाते हैं और अगर इंपॉर्टेंस भी पूछ लिए जाते हैं, फीचर्स पूछ लिए जाते हैं, तो कहीं जाके ये क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी मैनेजमेंट के फीचर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो में, आप मेरी वीडियो को जाके देखिएगा, वहाँ मैंने आपको मैनेजमेंट के सारे फीचर्स बताए हैं। आप वहाँ जाके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैनेजमेंट के 7 फीचर्स हैं। दैट मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, देन इट इज इंटेंजिबल, देन इट इज ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दीज आर द 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर केवल मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है तो ये 2 नंबर में आएगा, और वहीं अगर वो पूछ देता है कि आप इसके फीचर्स भी एक्सप्लेन करो तो वही क्वेश्चन 5 नंबर का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इज अप टू यू, आपको इसकी डेफिनेशन भी याद करनी पड़ेगी और साथ ही साथ इसके फीचर्स भी याद करने पड़ेंगे। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। कमेंट, मैनेजमेंट इंटेंजिबल क्यों है इसके बारे में बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटेंजिबल का मतलब क्या है? थिंग्स वी कैन नॉट टच, वो चीजें जो हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, बस केवल फील कर सकते हैं। ओनली फील, वो चीजें जिनको हम फील कर सकते हैं वो क्या है? हमारी इंटेंजिबल थिंग्स होती हैं। तो मैनेजमेंट को हम फील कैसे कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक में ऑलरेडी बताया था, एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं दोबारा करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैनेजमेंट को हम लोग कभी भी फिजिकली टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते अपनी आंखों से, हम उसका केवल प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। मैंने वहां पे आपको एग्जांपल दिया था कि समझ लीजिए आप 2 होटल्स में गए, एक होटल में बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, दूसरे होटल में बहुत बेकार मैनेजमेंट है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक होटल बी है, एक होटल ए और एक होटल बी है, 2 होटल्स हैं। ठीक है, अब आप जब पहले वाले होटल में गए तो वहां पे आपको मैनेजमेंट फील ही नहीं हुआ। आप देखो, फील कैसे नहीं होगा? वहां के जो काम होंगे वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे होंगे, जितने भी एम्प्लॉयज हैं वहां के उनमें क्या हो रहे होंगे? कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होंगे। ठीक है, मतलब आपको वहां की सर्विस अच्छी नहीं लगी होगी। इन शॉर्ट, आपको वहां की सर्विस बिल्कुल बेकार लगी होगी। तो होटल ए का मैनेजमेंट बेकार है, आप उसने सिर्फ फील करा, आपने देखा कुछ नहीं, आपने टच कुछ नहीं करा, वहां की आपको सर्विस बेकार लगी, तो वहां का क्या है? मैनेजमेंट बेकार है। वहीं आप होटल बी में गए, अच्छे से काम हो रहा है, एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन है, देन जितना भी वर्क है वो आपको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मिल रहा है, आपने खाना मंगाया, आपको टाइम पे मिल गया, अच्छा खाना मिल गया, तो क्या है? वहां आपने मैनेजमेंट को फील करा, वहां की सर्विस क्या है? बढ़िया है। तो आपने फील ही तो करा, देखा नहीं, टच नहीं करा, कुछ नहीं करा। तो आप ये चीज लिख के आ सकते हैं कि मैनेजमेंट इंटेंजिबल क्यों है। ठीक, देखिए हम लोग अपने आगे वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को बताओ।
तो मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट के 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल, ये 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के बारे में सोचता है। देन सोशल मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव अपने ह्यूमन एम्प्लॉयज के वेलफेयर के बारे में सोचता है, ह्यूमन रिसोर्स के वेलफेयर के बारे में सोचता है। तो दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी इन तीनों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसके ऊपर मेरी एक अलग वीडियो बनी हुई है, तो अगर आपको इसमें समझ नहीं आया तो आप वहां जाके इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करें अपने आगे वाली वीडियो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। आप इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से क्या मतलब रखते हैं? तो मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग वाली वीडियो में बता दिया था कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी यानी कि आप अपने काम को टाइम पे पूरा करो। देखो यहाँ पे टी आ रहा है ना, इफेक्टिवनेस में टी आ रहा है ना, आपने जो आपका गोल है आप उसे किस पर फिनिश करो, टाइम पर। इफिशियंसी का मतलब क्या है, आप उसकी कॉस्ट को मिनिमम कर रहे हो, मिनिमम कॉस्ट पे कर रहे हो, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, जो आपके रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। तो इफेक्टिवनेस का आपको डिफाइन कर सकते हैं एज effectiveness refers to the completion of tasks on time, and efficiency means it refers to minimum wastage of resources or completing the task with minimum cost। कम से कम कॉस्ट में आप उसे कंप्लीट करें। तो these are the 2 definition जो आप लोग इसमें लिख के आ सकते हैं। इफेक्टिवनेस यानी कि आप टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं, इफिशियंसी यानी कि आप जो रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, या आप बोल सकते हैं आप अपने जो भी आप टास्क को पूरा कर रहे हैं उसे मिनिमम कॉस्ट पे कर रहे हैं। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंजेक्ट्स लाइफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने आपको फंक्शंस बताए थे मैनेजमेंट के, देखो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट वाज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या क्या थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज वर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हमें वो फंक्शन बताना है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाइफ डालता है। क्या डालता है? लाइफ। अब देखो, प्लानिंग हम प्लान कर रहे हैं, उसमें लाइफ का कोई काम नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें लाइफ का कोई काम नहीं है। स्टाफिंग, लाइफ किससे आती है? ह्यूमन से आती है। किससे आती है? ह्यूमन से। और स्टाफिंग जो है वो किससे डील करता है? ह्यूमन रिसोर्स से। ठीक है, आप एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर रहे हो, उनको ड्यूटी असाइन कर रहे हो, तो क्या लेके आ रहे हो आप? एक तरीके से जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, उन्हीं की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो लाइफ कौन डाल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में? आपकी एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज कौन से फंक्शन में आते हैं? स्टाफिंग में। तो उसका आंसर क्या हो गया? स्टाफिंग। यानी कि स्टाफिंग इंजेक्ट्स लाइफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन हमारा 6th क्वेश्चन है, नेम द फंक्शन विच एंश्योर्स वर्क अकम्प्लिश एज पर प्लान। यानी कि वो फंक्शन बताओ जो एंश्योर करता है कि आपका जो काम है वो एज पर प्लान हुआ है। देखो, प्लानिंग उसमें काम नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइजिंग में भी काम नहीं हो रहा। यहाँ पे आप एम्प्लॉयज को अभी तक अपॉइंट कर रहे हो काम करने के लिए, डायरेक्टिंग उनको डायरेक्ट कर रहे हो, काम कैसे होगा? काम पूरा कहाँ हो गया? कंट्रोलिंग पे। तो इंश्योर तभी तो करेगा, कंट्रोलिंग भी तो करेगा कि आपका जो काम है वो अच्छी एज पर प्लान हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कि जो आपने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग आपका काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो कौन इंश्योर करेगा? किस फंक्शन पे आके इंश्योरेंस होगी? कंट्रोलिंग पे। यानी कंट्रोलिंग इंश्योर्स वर्क अकम्प्लिशमेंट एज पर प्लान। देन हमारा 7th क्वेश्चन है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस। कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का बेस होता है ताकि दूसरे सारे फंक्शंस उसका वर्क कर सकें? देखो, बेस हमेशा पहला फंक्शन ही होगा। तो मैंने आपको बताया था प्लानिंग में कि प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरी मैनेजर, जो हर मैनेजर को परफॉर्म करना होता है। तो बेस क्या है? हमारी प्लानिंग होगी। जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक ऑर्गेनाइजिंग कहाँ करेंगे, स्टाफिंग कहाँ करेंगे, डायरेक्टिंग कहाँ करेंगे, कंट्रोलिंग कहाँ करेंगे? तो बेस क्या है हमारा? प्लानिंग। तो बेसिकली इन चारों फंक्शंस को
यूज होने के लिए, आने के लिए किसके पीछे आना है, प्लानिंग के लिए। जब तक प्लान नहीं करोगे तब तक आप इन सब का यूज नहीं करोगे, ठीक है। हमारा 8th क्वेश्चन है, XYZ LTD इज यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। XYZ एक कंपनी है जो इको फ्रेंडली मेथड्स को यूज कर रही है प्रोडक्शन में। तो आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव इट इज ट्राइंग टू अचीव, वो ऑब्जेक्टिव बताओ जो वो अचीव करने की कोशिश कर रही है। देखो इको फ्रेंडली अगर मैं बात करूं तो आप सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव किसके लिए होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए, प्रॉफिट के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। वहीं पर जो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं वो किसके लिए होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आपके एम्प्लॉयज के लिए हो जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के लिए हो जाते हैं। अब बचा कौन सा ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन सा बता, सोशल में आप सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इको फ्रेंडली मेथड्स को यूज करके आप अपना बेनिफिट तो कुछ कर नहीं रहे, आप किसके बारे में सोच रहे हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ कौन सा XYZ LTD कौन सा ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रही है, सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रही है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल an organization must change its goals according to the needs of the environment। सक्सेसफुल बनने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को और अपना चेंज करती रहती है, किसके अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ एनवायरनमेंट का मतलब ये वैसे मत ले लेना, इट इज मार्केट एनवायरनमेंट की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मैनेजमेंट का नेचर हम लोगों ने जब पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस करा था कि मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं, मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं, या मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं। तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस करा था प्रोफेशन के अंदर, हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला, दैट मैनेजमेंट इज ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। कैसे निकाला था फ्रेंड्स, मैं अगेन वही कह रही हूँ, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो वी डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो फुल प्रोफेशन नहीं है, बल्कि अभी तक प्रोफेशन माना ही नहीं गया, इट इज ऑन द वे ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। तो देखो हमने उसमें 5 उसके प्रोफेशन के फीचर्स को डिस्कस करा था जो अभी मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है, उसके अंदर एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आगे चल के हो सकते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ यानी कि आपको प्रोफेशन के लिए भी सिस्टमेटिक एक तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा। सेम वही था मैनेजमेंट में भी ये चीज है, यानी कि ये जो फीचर था मैनेजमेंट में एप्लीकेबल हो रहा था, क्योंकि मैनेजमेंट में भी आपको एक ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा। देन रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं होती है। हमारा 3rd पॉइंट था असिस्टेंट ऑफ एथिकल कोड्स, जो कि वाला फंक्शन फीचर जो है प्रोफेशन का, जो कि है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, ये भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं था लेकिन आगे चल के प्रेजेंट हो सकता था। देन प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशन एसोसिएशन सर्विस मोटिव, यानी कि हमने इसके पांचों के पांचों पॉइंट डिस्कस किए थे। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, वहां मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन क्यों नहीं है एंड व्हाई इट इज ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Amit's father want him to do MBA before joining family business, यानी कि अमित के फादर चाहते थे कि वो क्या करे, MBA करे अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले। What does this show about the nature of management? अगेन फ्रेंड्स बात वही है जो मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट में अभी मतलब फिलहाल कुछ कंपनीज क्या मांग रही है, MBA की डिग्री मांग रही है। क्या मांग रही है, MBA की डिग्री। किसके लिए मांग रही है, प्रोफेशन के लिए। जब हमने बात देखो कौन से नेचर की बात हो रही है, देखो साइंस की बात नहीं हो रही, आर्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है कि मैनेजमेंट जो है इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। मैनेजमेंट
प्रोफेशन बनने के बात पर है, यानी कि उसके अमित के पापा जो चाह रहे थे कि वो एमबीए करे अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले, वो क्या अब ये क्या शो कर रहा है इसके नेचर के बारे में कि मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स। देखो समझो, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कलेक्शन है किसका, डाइवर्स इंडिविजुअल, यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल्स का जिनकी अलग अलग नीड्स हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट आर हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट की हाईलाइट करी गई है? देखो यहाँ पे बात हो रही है कलेक्शन, किसकी बात हो रही है? कलेक्शन, वो भी किसकी? अलग अलग इंडिविजुअल्स की जिनकी अलग अलग नीड है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। अलग अलग इंडिविजुअल्स जब अलग अलग नीड्स के साथ जो आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जब वो लोग साथ में काम करेंगे तभी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएंगे। तो क्या है? मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये चीज हाईलाइट करी जा रही है क्योंकि ये अलग अलग लोगों की बात कर रहा है, अलग अलग लोगों के कलेक्शन की बात कर रहा है। तो क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या हेल्प करती है कि वो एफिशिएंसी बढ़ा दे? देखो, जो मैनेजर का काम होता है वो क्या कर सकता है? रिड्यूस करता है, रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को क्या करता है? रिड्यूस, और इंक्रीज करता है किसको? प्रोडक्टिविटी को। देखो एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आप कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा सामान बनाएं, यही तो एफिशिएंसी है। आप मिनिमाइज कॉस्ट में आप अच्छे से अच्छा सामान बनाएं। तो मैनेजर जो होता है वो कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, प्रोडक्टिविटी को क्या कर देता है? इंक्रीज। अब उसके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि उसने बोला कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब वो किसकी हेल्प से करता है? देखो ये काम वो किसकी हेल्प से करता है? प्लानिंग की वजह से, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट के फंक्शंस की हेल्प की वजह से वो ये कोशिश करता है कि जो प्रोडक्ट्स वो बना रहा है उनकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, उनकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। तो इस तरीके से मैनेजमेंट इनका हेल्प करता है किसमें? इंक्रीज करने में एफिशिएंसी को। देन आगे का क्वेश्चन है हमारा, इफ अ मैनेजर इज एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 500 यूनिट्स। अगर एक मैनेजर अपने टारगेट को अचीव, यानी कि इसका टारगेट क्या है? 500 यूनिट बनाने का, उसे अचीव कर लेता है एट हाइयर कॉस्ट, वो भी किस पे? हाइयर कॉस्ट पर। इज ही एफिशिएंट और इफेक्टिव? वो इफिशिएंट है या फिर इफेक्टिव है? देखो उसने टारगेट को अचीव करा, टाइम पर अचीव करा, तो वो क्या है? इफेक्टिव है। लेकिन एफिशिएंट नहीं है क्योंकि कॉस्ट क्या हो रही है? हाइयर हो रही है। कॉस्ट क्या हो रही है? हाइयर। देखो समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मैनेजर का टारगेट था कि वो 500 यूनिट्स को प्रोडक्ट करे, प्रोड्यूस करे, तो उसने वो टारगेट तो अचीव कर लिया लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो गई? हाइयर हो गई। ज़्यादा जो उसने रिसोर्सेज लगाए हैं वो ज़्यादा लगाए हैं, उनका यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं करा। तो इफेक्टिव तो है क्योंकि उसने ऑन टाइम अचीव कर लिया, लेकिन इफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है मिनिमम नहीं है, उसकी कॉस्ट मिनिमम नहीं है, इसलिए एफिशिएंट नहीं है। ठीक है। देन आज हमारा देखो लास्ट क्वेश्चन है, नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंगेज्ड इन। यानी कि ये जो इन काम के हिसाब से हम बताना है कि कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट इनके अंदर है। हायरिंग कैजुअल लेबर्स, देखो लेबर्स की बात हो रही है, आप लेबर्स को हायर कर रहे हो, एम्प्लॉयज को हायर नहीं कर रहे। अगर आप एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हो तो बेशक ही मिडिल लेवल की बात होती, लेकिन आप किसको हायर करो? लेबर को। तो एक लोअर लेवल की हो गई, लोअर लेवल में है ये, लोअर लेवल बोलो या सुपरवाइजरी लेवल बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। आप नए प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो? इंट्रोड्यूस कर रहे हो। नया प्रोडक्ट को कोई मिडिल लेवल तो इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, ना ही लोअर लेवल करेगा। तो इंट्रोड्यूस कौन करेगा नए प्रोडक्ट को? टॉप लेवल। ठीक है। फार्मिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, मैंने कहा था जो टॉप लेवल होता है वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जब कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर बन रहा है, पूरा फाइनेंस का काम हो रहा है, तो वो कौन कर रहा होगा परफॉर्म?
टॉप लेवल तो कर रही होगी, ठीक है। देन सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एम्प्लॉयज को। देखो यहाँ पे लेबर को हम लोग हायर करते हैं, यहाँ पे हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज टॉप लेवल कभी भी नहीं करती, टॉप लेवल काम होता है कि वो प्लान्स बनाती है, न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करती है, कैपिटल स्ट्रक्चर को देखती है, देन हमारी जितनी भी कंपनी को आउटसाइड वर्ल्ड से लिंक रखती है, देन कंपनी के वेलफेयर के बारे में सोचती है। वो काम किसका होता है, टॉप लेवल के बारे का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये काम किसका है, मिडिल लेवल का, मिडिल लेवल का। देन प्रिपेयरिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज, जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है एम्प्लॉयज की वो कौन प्रिपेयर करेगा। देखो यहाँ लेबर्स की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, एम्प्लॉयज की। जब हम लोग एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को सबमिट करते हैं तो किसको सबमिट करेंगे, टॉप लेवल को। तो बना कौन रहा होगा, मिडिल लेवल। कौन बना रहा है, मिडिल लेवल, यानी कि ये काम इन लेवल पे होते हैं। सो फ्रेंड्स, होप सो आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, और जितने मैंने क्वेश्चंस आपको समझाए हैं, आई थिंक 15 क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं केस स्टडी इसकी अगली वाली वीडियो में डालूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। तो कीप सपोर्टिंग मी फ्रेंड्स, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर लाइक करो, मेरी वीडियोस को शेयर करो, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ कि मैं आपके लोगों के लिए ऐसी वीडियोस और लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।